श्री देवेंद्र फडणवीस जी, श्री एकनाथ जी शिंदे, जिनके निमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ, ऐसे मेरे अच्छे मित्र श्रीमान विवेक गोयनका जी, जूरी के मेंबरान और उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, मुझे आश्चर्य लगा है कि बैंकिंग सेक्टर के अवार्ड देने के लिए गोयनका जी ने होम मिनिस्टर को क्यों बुलाया है। खैर, गोयनका जी का एक हम लोगों पर अधिकार भी है और देश के सार्वजनिक जीवन को शुद्ध रखने के लिए रामनाथ गोयनका जी से लेकर विवेक गोयनका जी तक एक्सप्रेस यूथ ने जो काम किया है, इसको देश के हर नागरिक ने एक्नॉलेज करना चाहिए। वैसे तो कभी कभार हमें भी तकलीफ देते हैं, मगर उनका काम है और इससे सार्वजनिक जीवन की शुद्धता और सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में जो लोग हैं, उनको अप टू मार्क रहने में बड़ी सुविधा होती है। तो मैं आज एक बार रामनाथ जी को बड़े मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर एक्सप्रेस यूथ के बहुत बड़े योगदान को एक्नॉलेज करना चाहूँगा। मित्रों, हम सब आज इस छोटे से सभागार के अंदर देश के बैंकिंग सेक्टर और देश के आर्थिक विकास के भविष्य, मतलब कुल मिलाकर देश के अर्थतंत्र पर जिनकी सबसे बड़ी असर है, ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूशन को, उनके काम को एक प्रकार से अनुमोदना के लिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए यहाँ पर एकत्रित आए हैं। उस वक्त मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सामने और विशेषकर भारत के युवाओं के सामने एक लक्ष्य रखा है कि 2047 में भारत पूर्ण विकसित देश बने। जब ये देश की आजादी की शताब्दी मनाता हो, तब कोई एक क्षेत्र भी ऐसा न हो जहां भारत विश्व में सर्वोच्च स्थान पर न हो। और ये लक्ष्य, ये संकल्प, आज मैं देश भर का दौरा करता हूं, छोटे देहात से लेकर मुंबई जैसे महानगरों में। ये संकल्प जो लाल किले की प्राचीर से देश की जनता के सामने रखा गया, वो आज देश के जन जन का और विशेषकर युवा का संकल्प बना है। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि मोदी जी का संकल्प 2047 के पहले ही पूर्ण होगा। हमारी युवा पीढ़ी पर मुझे भरोसा है कि हम सर्वोच्च स्थान पर 2047 के पहले पहुंचेंगे। मित्रों, आजादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान की रचना की और हर क्षेत्र को संविधान की रचना में उन्होंने एक प्रकार से दिशा दर्शन करने का काम किया। और हमारे संविधान का मूल भाव समावेशन है, इंक्लूजन है, और इसको 3 हिस्सों में बांटा गया। राजनीतिक इंक्लूजन, मतलब पॉलिटिकली देश के हर जियोग्राफिकल एरिया और हर समाज से प्रतिनिधित्व देश की नीतियां गढ़ने में आना चाहिए। दूसरा, सोशल इंक्लूजन, सामाजिक समावेशन, समाज के हर वर्ग से, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जाति से सभी लोग देश के विकास के अंदर जुड़ने चाहिए। और तीसरा, फाइनेंशियल इंक्लूजन। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम आजाद हुए तब 33 करोड़ की आबादी में
ढेर सारे लोग ऐसे थे जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी, जिनके पास सप्ताह में एक बार बदलने के लिए कपड़ों की दूसरी पैर भी नहीं थी। उस वक्त एक कल्पना उन्होंने हमारे लिए रखी। आज बैंकिंग सिस्टम के परफॉर्मर्स को अवार्ड देना है, तब मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन पर जरूर बात करना चाहूँगा। आज एक प्रकार से देखें तो ये अवार्डों ने अपनी एक जगह, एक क्रेडिबिलिटी बनाई है। बैंकर ऑफ द ईयर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो यहाँ दिए जाते हैं, उसका जिसका बहुत देश के अर्थतंत्र से लेन देन नहीं है, इसके लोग भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि एक्सप्रेस ने इस बार किसको अवार्ड दिया है। और इस अवार्ड के कारण एक दृष्टि से तो एक्नॉलेजमेंट भी होता है, और दूसरा, जिस स्पर्धा के अंदर हमारा बैंकिंग सेक्टर आगे बढ़ता है, इसमें कंटिन्यूअसली पैरामीटर्स को इम्प्रूव करने के लिए एक बोध बना रहता है कि इसमें हमें आगे जाना है। तो गोयनका जी, आपके अवार्ड्स ने देश के अर्थतंत्र को एक प्रकार से, बैंकिंग सेक्टर को गति देने का काम किया है। और आज हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया मानती है कि हमारा अर्थतंत्र, हमारी इकोनॉमी ढेर सारे कंफ्यूजन के बीच में दुनिया के लिए एक ब्राइट स्पॉट के रूप में उभर कर आई है। दुनिया के परिदृश्य को एक बार सरसरी नजर से देखें तो दुनिया बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और सिद्धांतों पर कई जगह पे लोगों का विश्वास डिग गया है। लीडरशिप पर भी विश्वसनीयता का संकट है। राष्ट्र की संप्रभुता और सीमाओं के बारे में भी ढेर सारे विवाद अभी चल रहे हैं, और एक गहरा डीप पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी वैचारिक और आर्थिक रूप से पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। और उस वक्त भारत की इकोनॉमी का, भारत के अर्थतंत्र का एक वाइब्रेंट स्पॉट के रूप में, एक ब्राइट स्पॉट के रूप में उभर कर आना हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय है, और ये हम सब की शक्ति को दिखाता है। भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, विश्वसनीय नेतृत्व और रॉबस्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और डेमोक्रेटिक एक लोकतंत्र की मजबूत नींव पड़ चुकी है। और ये चारों पिलर्स के आधार पर लंबे समय की नीतियों को, उसका फायदा उठाते हुए हमारे अर्थतंत्र ने आश्चर्यजनक परफॉर्मेंस विगत 11 सालों में दिखाया है। और इस 4 स्तंभ भारत की असली ताकत है। मित्रों, मैं थोड़ा कंपैरेटिव भी बात करना चाहूँगा। आज कई विकसित देश 1 से 2% की विकास दर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और भारत ने अपनी 7 से 8% की विकास दर को बरकरार रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। ढेर सारे सवाल आपके मन में फ्यूचर के लिए होंगे, मगर सभी आशंकाओं के बीच में हमने एफडीआई का 14% इंक्रीज बरकरार रखा है। ये हम सब ने भूलना नहीं चाहिए। पूरी दुनिया को विकसित देश और विकासशील देश, डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, ऐसे 2 खेमों में बांट दे। जो विकसित राष्ट्र है, जो डेवलप कंट्री है, वो ठहराव का सामना कर रहे हैं, और डेवलपिंग कंट्री है वो कर्ज से जूझ रहे हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, प्रोसेस रिफॉर्म्स, डिजिटल गवर्नेंस, वेलफेयर स्कीम का 100% इम्प्लीमेंटेशन, इसके आधार पर
अपनी ग्रोथ स्टोरी को बरकरार रखा है और पूरी दुनिया के विश्लेषक, इकोनॉमी का विश्लेषण करने वाले लोग बहुत मन से नहीं परंतु आंकड़ों के आधार पर हमारी ग्रोथ स्टोरी को एक्नोलेज करने के लिए मजबूर भी हो गए हैं और एक्नोलेज भी करते हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था पर निवेशकों का अटूट भरोसा है, उपभोक्ताओं में ऊर्जा है और समावेशी विकास का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। और ये भरोसे और विकास का, विश्वास का जो वातावरण है, ये सिर्फ मुंबई की दलाल स्ट्रीट तक सीमित नहीं रहा है। आज दलाल स्ट्रीट छोटे से छोटे गांव में एक्सपांड कर गई है और वहां से भी डीमेट अकाउंट खोलकर देश की इकोनॉमी में हमारे नागरिक अपनी बचत को भेज रहे हैं। मित्रों, आज बैंकिंग सेक्टर का कार्यक्रम है। हम सब जानते हैं 2014 में हमारे बैंकिंग सेक्टर की क्या स्थिति थी। सिर्फ मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि गोयनका जी का कार्यक्रम पॉलिटिकल हो जाएगा, मगर बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस करना है तो कंपैरेटिव ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं 14 के पहले और 14 के बाद दो तरह से एनालिसिस करना चाहूँगा। एक पॉलिटिकल सटायर है कि फोन बैंकिंग केवल भारत में चला करती थी यूपीए के समय में, और फोन बैंकिंग से मतलब फोन पर से बैंकिंग नहीं, फोन से बैंक के लोन देने की सूचनाएं हैं। और हम सब ने इसको बहुत एक प्रकार से सरलता से इसको स्वीकार कर लिया था। हम भी इसको स्वीकृत कर कर चलते थे, मगर 2014 में परिवर्तन आया। 2008 से 14 में 52 लाख करोड़ के लोन्स दिए गए और इतने ज़्यादा लोन देना, इकोनॉमी के बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं, ज़्यादा लोन देने से क्या होता है वो आप सब जानते हैं। और इसके कारण बैड लोन की बहुत बड़ी समस्या इस देश के बैंकों ने अनुभव की। रिकॉर्ड रखने में लापरवाही, पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार, ये तीनों ने अपने बैंकिंग सेक्टर को ग्रसित कर लिया था। और उस वक्त हमने बैंकिंग के अंदर मोदी जी ने रिफॉर्म करने की शुरुआत की। फोन बैंकिंग तो खैर बंदी हो गया, परंतु पहली बार आज़ादी के बाद जो हमारे संविधान का मैंडेट था वित्तीय समावेशन का, फाइनेंशियल इंक्लूजन का, आपको आश्चर्य लगेगा कि इस देश के 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पूरे परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था, एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। और हमारे संविधान का मूल आधार फाइनेंशियल इंक्लूजन था। ये 10 साल में 53 करोड़ बैंक अकाउंट खोलकर गरीब से गरीब व्यक्ति को बैंक के साथ जोड़ने का था। खारा जी यहाँ बैठे, उनको मालूम है कितना दबाव था बैंकों पर, और एक प्रकार से पूरी मशीनरी लगी थी कि बैंकिंग अकाउंट हर व्यक्ति का अधिकार है, उसको देना पड़ेगा। बहुत सारी टिप्पणियां भी होती थी, बैलेंस कहाँ से आएगा, इस प्रकार के बैंकिंग अकाउंट बैंक पर बोझ बन जाएंगे। मैं बाद में बात करूंगा कितने लाख करोड़ का बैलेंस ये बैंकिंग अकाउंट्स में पड़ा है। बैड लोन में भारी उछाल था, एमएसएमई को लोन मिलना बंद हो गया था। प्रोविजनिंग के कारण बैंक के कैपिटल में लगातार इरोजन हो रहा था और एक प्रकार से यूपीए के शासन में एनपीए की क्राइसिस थी। लगभग मैं आप लोगों को कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ। 1999 में कांग्रेस सरकार गई, उस वक्त देश की ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 16% थी, 16।
2004 में अटल जी की सरकार गई, बीच में अटल जी की सरकार अटल जी की सरकार एनपीए को 7.8% छोड़कर गई। फिर 10 साल फिर से कांग्रेस की सरकार आई तो 7.8% से बढ़ाकर एनपीए 19% तक पहुंचा, और अब 10 साल नरेंद्र मोदी सरकार रही, 19% से बैड लोन्स 2.5% पर आकर सीमित हुए। एक पारदर्शी शासन होता है तो किस प्रकार से परिवर्तन होता है, व्यवस्थाओं को अपने तरीके से चलने देना, राजनीतिक दखल न करना और सुधार कर नीति विषयक सुधार कर व्यवस्थाओं को पुष्ट करना, सपोर्ट करना, ये अगर कोई अच्छे तरीके से करता है तो कैसे फर्क पड़ता है, इसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। हमने बैंकिंग सेक्टर के लिए 4R पर नीति निर्धारित करी थी। रिकॉग्नाइज, हमने एनपीए को पारदर्शिता के साथ स्वीकार कर लिया। फिर रिकवर, उगाही के लिए, वसूली के लिए कठोर नियम बनाए, बैंकों को मजबूर किया और अच्छी रिकवरी लेकर आए। रिकैपिटलाइज, सरकार ने ढेर सारा पूंजी डालने का काम किया, नीति विषयक बदलाव कर प्राइवेट बैंकों में पूंजी का फ्लो बढ़ाया और बाद में रिफॉर्म, एक संस्थागत संरचनात्मक सुधार लेकर हम आए, रिफॉर्म लेकर आए। एक 4R के आधार पर बहुत बड़ा परिवर्तन आया। हमने पारदर्शिता से एनपीए का खुलासा किया, बैलेंस शीट को बहुत ट्रांसपेरेंट बनाया, रिकवरी के लिए आईबीसी कोड लेकर आए और ढेर सारा रिफॉर्म और भी किया। लगभग 3.10 लाख करोड़ कैपिटल मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से हमने बैंकों में डाली और बैंक बोर्ड, ब्यूरो, वरिष्ठ पदों पर की नियुक्ति तय करने के लिए निगरानी और मंजूरी की भूमिकाओं को हमने अलग कर दिया। ढेर सारे रिफॉर्म किए। मुझे तो मालूम है इतने कम समय में, गोयनका जी ने मुझे 20 मिनट दिया है तो इतने कम समय में ज़्यादा नहीं बता सकता, मगर ढेर सारे रिफॉर्म्स किए। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि जब हम आंकड़े देखते हैं तो खुश होते हैं, आंकड़े देखते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है, मगर आंकड़े ऐसे क्यों बने, इसके पीछे हमारा ध्यान बहुत कम होता है। रिफॉर्म्स करना मतलब एक 3 पेज का सर्कुलर नहीं है, इसके पीछे ढेर सारा विचार होता है, इसके प्लस माइनस, इसके रिएक्शन क्या आएंगे, अल्टीमेटली क्या होगा। ढेर सारे विचार के बाद एक रिफॉर्म आकार लेता है और लगभग 86 बड़े सुधार हमने सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के अंदर किए हैं और इसके कारण आज हम बैंकों को बाहर निकालने में हम सफल हुए हैं। और आज देश का हर नागरिक बैंक अकाउंट अपने परिवार में रखता है। लगभग 56 करोड़ बैंक अकाउंट खुले। बैंकों के कर्ता धर्ताओं को भी लगता था, कुछ लोग उस वक्त मुझे मिले भी थे, उन्होंने कहा था कि इस बैंक अकाउंट हमारी व्यवस्था पर बोझ बनेंगे, इसमें कुछ पैसा कहाँ से आएगा, डिपॉजिट रखने का कुछ नहीं है। मैं आज इसके अंदर की गत माह की जमा राशि डिपॉजिट 2,64,000 करोड़ है, 2,64,000। और इसके कारण देश में बहुत सारे सुधार आए। 44 लाख करोड़ रुपया बेनिफिट सीधा इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है और डिजिटल व्यवस्था से भी ये बैंक अकाउंट जुड़े और इसी बैंक अकाउंट के साथ 37 करोड़ रुपए कार्ड इश्यू हुए। अगर ये आंकड़ों को कोई समझेगा तो मालूम पड़ेगा कितना बड़ा बूस्ट मिला है। और मेरा तो सभी आज अवार्ड विनर है वो और भी जो बैठे हैं बैंक के मैनेजमेंट से जुड़े हुए, वो सभी से आग्रह है कि आप अपनी बैंक में एक काम जरूर करिए। 2002 से लेकर 2025 तक 25 साल में बैंकिंग सेक्टर में जो बदलाव आया है, इस पर रिसर्च करने का काम किसी को दीजिए।
और इससे आप दो प्रकार से आपका फायदा होगा। एक, आपके कुछ अच्छे कॉन्क्रीट सुझाव गवर्नमेंट को भी मिल पाएंगे। अभी गवर्नमेंट और रिफॉर्म के लिए कमेटी बनाई है, मंत्रिमंडल समूह बनाया है। और दूसरा, ये सारे रिफॉर्म को आपकी बैंक में इंप्लीमेंट करने में जहां अभी आप थोड़ा पीछे हैं, वो कंसंट्रेशन का एरिया भी आपको मालूम पड़ जाएगा। ये रिफॉर्म का स्टडी, बैंकिंग व्यवस्था में जो बदलाव हुआ है, इसका स्टडी हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। मित्रों, मोदी सरकार ने और विशेषकर प्रधानमंत्री जी ने नीतिगत सुधार, पॉलिसी रिफॉर्म के माध्यम से आर्थिक विकास, ये सूत्र को शुरुआती दिनों में ही हमने अपनाया। जीएसटी रिफॉर्म, जीएसटी का लागू होना, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 16 प्रकार के बिक्री करों को मर्ज कर एक कर बनाना, 30 स्टेट यूनिट और इतने बड़े देश में ये व्यवस्था लागू करना, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, मोदी जी के अलावे किसी भी प्रधानमंत्री में ऐसा हिम्मत नहीं है जो इसका स्वप्न भी देख पाएगा। और जीएसटी आज हकीकत बनकर रह गया। और अभी जो सुधार हुए हैं, इसके बारे में मैं बहुत बात करना नहीं चाहता, परंतु अभी के सुधार के कारण जीएसटी आम नागरिक के जीवन को बहुत सरल बनाएगा। टैक्स रिफॉर्म हमने करे, लगभग हम आए तब 2.5 लाख रुपए पर से इनकम टैक्स लगता था। मेरे सामने जो लोग बैठे हैं उनके लिए बात ठीक नहीं है, परंतु आपके बैंक के लाखों कर्मचारी 2.5 लाख से ज़्यादा तनख्वाह आते ही टैक्स कटता था। आज 12 लाख रुपए तक किसी को टैक्स भरने की जरूरत नहीं। और सबने स्वीकार करना पड़ेगा कि रिफंड के लिए अब कभी जाना नहीं पड़ता, कोई सीए की भी जरूरत नहीं है, रिफंड अपने आप अपने बैंक अकाउंट में वापस आ जाता है। ये बदलाव ऐसे नहीं होते हैं, ढेर सारा करेज भी चाहिए और ढेर सारी धैर्य से सुनने की क्षमता भी चाहिए। समस्या को जब तक आप नहीं सुनते हैं, रिफॉर्म्स जन्म ही नहीं लेता है। इसके बाद हमने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की, 15% की एक अलग नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए एक स्कीम लेकर आए और अन्य पर 22% टैक्स लगा दिया। इसके बाद भी टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 40,000 से ज्यादा कॉम्प्लायंस हटा दिए गए, 40,000 से ज्यादा कॉम्प्लायंस, आप कल्पना नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी कंप्लेन होती थी कि सभी कानूनों में क्रिमिनलाइजेशन का पोटेंशियल छोड़कर रखा था, जिससे करप्शन भी होता था, डर भी होता था। और हमने ढेर सारे कानूनों को पूर्णतया डीक्रिमिनलाइज कर पेनल्टी और बाकी सारी चीज़ों को जोड़ने का काम किया। जन विश्वास बिल 1 और अब आने वाला जन विश्वास बिल 2, इस देश में शायद ही कोई आर्थिक जगत से जुड़ा हुआ कानून रहेगा जिसमें कोई क्रिमिनल प्रोविजन बाकी रहेगा। जीरो क्रिमिनल प्रोविजन वाला हमारा देश का अर्थतंत्र के सभी कानूनों को करने का हमने लक्ष्य रखा है। एमएसएमई, इसका विकास, इस पर मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। बैंक के सारे लोग बैठे हैं, तब जिस देश की बैंकिंग व्यवस्था और विशेषकर भारत जैसे देश की बैंकिंग व्यवस्था एमएसएमई को तवज्जो नहीं देती, वो देश की ग्रोथ स्टोरी को रोकती है। क्योंकि जो युवा जिसके मन में कुछ करने की धगस है, कोई हिम्मत है, उसको अगर हम सपोर्ट नहीं करते हैं तो हम आने वाले दिनों के एक बहुत बड़े पोटेंशियल इंडस्ट्रियल हाउस को सीमित कर रख देते हैं। चाहे रिलायंस हो, चाहे अदानी हो, चाहे टोरेंट हो, ढेर सारी कंपनियों की शुरुआत एमएसएमई से हुई थी। अगर इन पर भरोसा कर उनको कोई लोन न देता तो आज बहुत सारे घराने हमारे पास न होते। हमने एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करना ही पड़ेगा और इसके लिए
काफ़ी सारी दृष्टि से सरकार गारंटर भी बनी है। डिजिटल और फिनटेक के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से भारत में एक डिजिटल रिवॉल्यूशन सामने आया है। 2024-25 में जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं, इसमें हर दूसरा ट्रांजैक्शन भारत में हुआ है। 10 साल पहले इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत के अंदर डोसा बेचने वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन से अपना पेमेंट लेगा, या सब्जी बेचने वाली बहन भी डिजिटल ट्रांजैक्शन से पेमेंट करेगी। हर दूसरा ट्रांजैक्शन, और प्रति सेकंड 5800 से अधिक ट्रांजैक्शन होते हैं, और लगभग 7 देशों में यूपीआई को एक्सेप्ट किया है। और डिजी लॉकर, मैं इसकी भी बात जरूर करना चाहूँगा, आप सब भी उपयोग करना चाहिए, करते भी होंगे कई लोग। डिजी लॉकर का उपयोग भी 52 करोड़ से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, 52 करोड़ से ज़्यादा लोग डिजी लॉकर का उपयोग कर रहे हैं। ये डिजिटल इंडिया मिशन का कमाल है कि आज हम इस जगह पे पहुँचे हैं। मैं डिजिटल अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में उसका योगदान 12% से ज़्यादा है। लगभग अप्रैल 25 तक 97 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हमारे देश में हो चुके हैं। मई 25 तक 95% देश के हिस्से में 5G रोल आउट हो चुका है, और लगभग 2,18,000 गाँवों में भारत नेट के माध्यम से हमने कनेक्टिविटी पहुंचाने का काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी, राजमार्गों का, नेशनल हाईवे का निर्माण, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, हवाई अड्डों को डबल करना, वंदे भारत एक्सप्रेस 0 से 100 तक ले जाना, 5 से वाटरवेज को 111 तक ले जाना, मेट्रो कनेक्टेड शहर 5 से बढ़कर 21 तक पहुंचाना, और पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने की क्षमता 1700 टाइम बढ़ा देना। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना बड़ा हमने बदलाव इस देश के अंदर किया है, जिसका निश्चित रूप से फायदा हमारे बैंकिंग सेक्टर को भी हुआ है और इकोनॉमी को भी हुआ है। मेक इन इंडिया, इसके माध्यम से हमने ढेर सारे नीतिगत बदलाव कर भारत को विश्व का उत्पादन का हब बनाने में हमने सफलता प्राप्त की है। एक्सपोर्ट हमारे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया 2 पर हम इमर्जिंग सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं। जो सेक्टर आने वाले 25 साल तक दुनिया के अर्थतंत्र का बड़ा हिस्सा बनेंगे, वो सभी सेक्टर को आज हम मेक इन इंडिया 2 में फोकस कर रहे हैं। PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स पार्क्स और स्टार्टअप इंडिया, लगभग 1.92 लाख स्टार्टअप हमारे बन चुके हैं। हम दुनिया में स्टार्टअप के क्षेत्र में 26वें नंबर से 3रे नंबर पर पहुंच चुके हैं 10 साल के अंदर। और मैंने जो कहा इमर्जिंग सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन हाइड्रोजन, स्पेस सेक्टर, फिनटेक सेक्टर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, और पिछड़े हुए थे डिफेंस में, कोई इमर्जिंग सेक्टर नहीं है मगर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। ये सभी सेक्टर आने वाले दिनों में भारत की ग्रोथ स्टोरी को स्ट्रेंथ देने वाले हैं। और ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटेजी जो हमारी है, वो आने वाले दिनों में हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाली है। मित्रों, केवल बैंकिंग सेक्टर में नहीं, हर सेक्टर के अंदर हमने रिफॉर्म किए। पॉलिसी पैरालिसिस वाली सरकार 10 साल तक चली थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार में, मैं तो कहूँगा क्योंकि मैं उस वक्त अपोजिशन में था, मगर पूरी दुनिया कहती थी कि ये सरकार को
नीति बनाने के बारे में लकवा हो गया है, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। इससे पॉलिसी ड्रिवन स्टेट भारत को हमने बनाया और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसियों के आधार के मजबूत पिल्लर पर भारत के अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़े हैं। मैं आज यहाँ आया हूँ तब बैंकिंग सेक्टर को भी कहना चाहता हूँ, आप ग्रोथ का प्लानिंग मत करिए। भारत के बैंकिंग सेक्टर ने अब स्केल बदलने की चिंता करनी चाहिए। दुनिया में हमारी बैंकों का 1 से 10 में नाम आए, इस प्रकार से स्केल बदलने की चिंता करनी चाहिए। लक्ष्य छोटा रखेंगे तो जल्दी प्राप्त कर लोगे, लक्ष्य बड़ा रखोगे तो लक्ष्य के साथ आप भी बड़े हो जाओगे। मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं हैं बैंकिंग सेक्टर को। और जिन लोगों को अवार्ड्स मिले हैं, मुझे मालूम है अवार्ड्स किस तरह से मिलते हैं, जूरी के मेंबरान बहुत क्रिटिक एनालिसिस भी करते हैं। और अब जमाना जो है पारदर्शिता का है, तो बहुत सातत्यपूर्ण परफॉर्मेंस के आधार पर ही अवार्ड्स मिलते हैं। जिन जिनको अवार्ड मिले हैं वो सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन। आप सभी का धन्यवाद।